मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं चैतराम यादव, शासकीय रानी सूर्यमुखी महाविद्यालय, छुरिया, राजनांदगांव। मैं इस आवाज के माध्यम से आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस लॉकडाउन की इस अवधि में या संकटपूर्ण अवधि में, जब तक कि यहाँ जाहिर तौर पर हमारे समक्ष कोर्स पूर्ण करने की चुनौती है, आज हम द्वितीय सेमेस्टर के सप्तम पेपर के द्रुत पाठ कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 को बंगाल जिले के कमशिन ग्राम में हुआ। जीविका से वकील श्री अग्रवाल छायावादी युग के मूर्धन्य प्रगतिवादी कवि रहे हैं। अनूठा शब्द चयन और भाव अभिव्यक्ति में चित्रात्मकता इनकी विशेषता रही है। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना गुल मेहंदी, पंख और पतवार है, हे मेरी तुम और अपूर्वा मुख्य काव्य संग्रह है। अग्रवाल जी अध्ययन के दौरान ही उन्होंने कविताएं लिखने की शुरुआत कर दी थी। उनकी लेखनी में प्रयाग की प्रेरणा का बहुत योगदान रहा है। प्रयाग की साहित्यिक परिवेश से उनके गहरे रिश्ते का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी सभी मुख्य कृतियां इलाहाबाद में परिमल प्रकाशन से ही प्रकाशित हुआ है। प्रकाशक शिव कुमार सहाय उन्हें पिता तुल्य मानते थे और बाबूजी कहते थे। लेखक और प्रकाशक में ऐसा गहरा संबंध जल्दी देखने को नहीं मिलता। यही कारण रहा है कि केदारनाथ ने दिल्ली के प्रकाशकों का प्रलोभन ठुकराकर परिमल से ही कृतियां प्रकाशित करवाते थे। उनका पहला कृति फूल नहीं रंग बोलते हैं परिमल से प्रकाशित हुआ। जब तक शिव कुमार जीवित थे, वह प्रत्येक जयंती को उनके निवास स्थान पर संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन करते थे। प्रगतिशील साहित्य आंदोलन के प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल। कविता संग्रह युग की गंगा 1947 में प्रकाशित हुआ। उनकी कविताएं इतिहास को समझने के लिए एक बहुमूल्य दस्तावेज हैं। प्रायः उनकी कविताओं में प्रगतिशीलता का विचार स्पष्ट रूप से देखने को मिलता था। केदारनाथ अग्रवाल ने सामाजिक और राजनीति यथार्थ के जो चित्र उतारे हैं, उनमें से उनकी राजनीतिक कविताएं पढ़ने से इतिहास को समझने में मदद मिलती है। केदारनाथ जी ने अपनी कविता प्रायः ब्रजभाषा के कवित्त सवैया से प्रारंभ की थी, जो तत्कालीन माधुरी लखनऊ में प्रकाशित हुई थी। किंतु यह उनका प्रारंभिक काव्य था, जिसमें ब्रजभाषा काव्य की सभी विशेषताएं अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होती थी। उन्होंने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया, तब उनका नींद के बादल संग्रह प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में मासल प्रणय का आवेग है, मिलन का उत्साह है, वियोग के उच्चवास भी हैं, पर अधिक गहन नहीं है।
इतना ही नहीं, केदार जी अमेरिकी सहायता के भी विरुद्ध थे, क्योंकि अमेरिका को वे साम्राज्यवादी मानते थे और वह तब स्वाधीन देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा था तथा समाजवादी देशों को एटम बम से डराने की कोशिश कर रहा था। उनकी साहित्य में यह स्वाधीन भारत में जो घटना हुई, कई प्रकार के विचार देखने को मिलते थे। तो आइए हम केदारनाथ अग्रवाल परिचय के पश्चात सुदामा पांडे धूमिल जी का परिचय को स्पष्ट कर दूं। मैं धूमिल जी का जन्म 9 नवंबर 1936 को हुआ। घर का नाम था सुदामा पांडे। पांडेपुर ग्राम में जन्मे सुदामा पांडे 1953 ईस्वी में सबसे पहला हाई स्कूल पास युवक था। इससे इस ग्राम के पिछड़ेपन का एहसास होता है। यह पढ़ने में बहुत ही मेधावी था। अंक गणित में सदा 100% अंक लाने वाला धूमिल यका सुदामा पांडे से धूमिल कैसे बन गया, इस विषय में श्री राजशेखर ने धूमिल के काव्य संग्रह कल सुनना मुझे भी की भूमिका में मरणोत्तर धूमिल एक कथा यात्रा शीर्षक स्मरण में लिखा है। सुदामा पांडे के जीवन की पृष्ठभूमि जाने बिना उनके काव्य में अभिव्यक्त तलखी का जायजा ठीक से नहीं लिया जा सकता। इसलिए लकड़ी की व्यावसायिक फर्म मैसर्स तलवार ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड में पासिंग ऑफिसर की नौकरी के दौरान 1.5 वर्ष तक धूमिल पहाड़ी जंगलों में घूमा और मजदूरों पर कहर ढाने वाले ठेकेदारों से जूझा। कलकत्ते में अपनी नई नौकरी को वह कंपनी के मालिक मिस्टर तलवार की अस्वस्थता की हालत में भी मोतीहारी से गुवाहाटी जाने के आदेश पर विद्रोह करके छोड़ आया था और जनवरी 1957 में ITI वाराणसी में प्रवेश लेकर 1958 में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर प्राचार्य के आग्रह पर उसने सरकारी नौकरी की। धूमिल का पहला काव्य संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। उसके पहले कभी कभार कुछ लघु पत्रिकाओं में उनकी कविताएं आती रहती थी। इस संग्रह ने हिंदी जगत में धूमिल के नाम को बहुत चर्चित बना दिया। उनको 1975 ईस्वी में मुक्तिबोध पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रथम काव्य संग्रह में कुल 25 कविताएं थी। इसमें पटकथा शीर्षक से एक बहुत लंबी कविता भी है जो मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता की याद दिला देती है। धूमिल का दूसरा काव्य संग्रह कल सुनना मुझे 1977 ईस्वी में धूमिल की मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुआ। इसमें 37 कविताएं दी गई है। इनके साथ पंडित विद्यानिवास मिश्र की 6 पृष्ठों की भूमिका, श्री राजशेखर का मरणोत्तर धूमिल एक कथा यात्रा नाम से चरित लेख और 4 पृष्ठों का भाषा की रात में कविता की स्वयं धूमिल द्वारा लिखी गई भूमिका दी गई है। उसके प्रारंभ में धूमिल ने छायावादी कवियों, प्रयोगवादी कवियों, नई कविता के कवियों और साठोत्तरी कविता के कवियों का अंतर को रेखांकित किया है। धूमिल का तीसरा काव्य संग्रह भी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र नाम से प्रकाशित हुआ।
जैसा कि कवि ने नई कविता के कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा पर करारा व्यंग किया है, उसी से स्पष्ट है कि धूमिल का नई कविता से कोई लेना देना नहीं रहा। उपलब्ध रचनाओं के आधार पर हम अपनी सामाजिक पृष्ठि में धूमिल समकालीन हिंदी कविता का हिमालयन ब्लंडर है। अपनी वर्गीय समझ के मातहत वह कविताओं द्वारा व्यक्ति के भीतर वैचारिक संक्रमण करता है। यह उसके कवि की ताकत है। अपने यौन प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से जहां वह समाज के पैरालाइज्ड अंगों को शॉक देता है, वही हमें अपनी वर्गीय चेतना की स्पष्ट पहचान भी करा देता है। धूमिल की कविताओं के भीतर का अंतर विरोध अपनी ऐतिहासिकता में आज के समूचे लेखन का अंतर विरोध है। तो यह सुदामा पांडे धूमिल जी का जीवन परिचय, साथ यहाँ व्यक्तित्व एवं कृतित्व की छोटा सा अध्ययन आप लोगों के सादर समक्ष प्रस्तुत है।